एक स्थिति तक व्यक्तित्व के विकास के लिए उपयोगी है। अधिक मात्रा उसको मानसिक रूप से बीमार कर देती है। बहुत अधिक तनाव में अक्सर पागलपन और मृत्यु हो जाती है। तनाव दो तरीके के होते हैं, यू स्ट्रेस और डी स्ट्रेस। सकारात्मक तनाव किसी कार्य विशेष के दौरान तनाव उसको बेहतर बनाने के लिए उत्साह का संचार करता है, वो यू स्ट्रेस होता है जो हम सब में होना चाहिए। डी स्ट्रेस होता है नकारात्मक तनाव। ये एक अनियंत्रित तनाव होता है जो हमारे शरीर पर नकारात्मक प्रभाव डालता है। शारीरिक लक्षण, मनुष्य की एड्रेनलिन में पिट्यूटराइड ग्रंथि तनाव ज्यादा करने पर हानिकारक हार्मोन का स्रावण करने लगती है। हृदय की धड़कन बढ़ना, मांसपेशी कड़ी होना, हृदय पर तन जाना, उदर कड़ा होना, रक्तचाप बढ़ना। मानसिक लक्षण, मन न लगना, आत्मविश्वास गिरना, एकाग्रता का अभाव, चिड़चिड़ापन, निर्णय लेने में असमर्थता। साधारणतः तनाव सकारात्मक प्रभाव डालते हैं परंतु तीव्र तनाव व्यवहार पर विपरीत असर डालते हैं। मुंह सूखना, नाखून चबाना, जल्दी जल्दी प्यास लगना। तनाव के क्या कारण है? स्वास्थ्य संबंधी परेशानी, असुरक्षा, आंतरिक दिक्कत, निराशा, जीवन में घटित अप्रिय घटना, आजीविक अर्जन में परेशानी, पर्यावरण परेशानी और कार्य की अधिकता। योग द्वारा तनाव प्रबंधन, 1 घंटे का क्रोध एक दिन के बुखार जितनी हानि पहुंचाता है। नींद, भूख सब गायब, लोग नशे के आदी होकर सुख दुख खूब बैठते हैं। शीतलीकरण, पूरा शरीर ढीला कर मन खाली, मन की भागदौड़ थम जाती है, अच्छी बुरी वृत्तियां नष्ट हो जाती है। गांधी जी का नींद पर पूरा नियंत्रण था। विनोबा भावे 6 बजे तक सो जाते थे, समय पर जग जाते थे। नेपोलियन और क्लाइव हफ्तों तक घोड़ों पर सवार रहते थे, रास्ते में कहीं भी रुक जाते थे। एक छोटी सी नैप ली और तरोताजा हुए और अपने काम के लिए आगे बढ़ गए। तो ये शीतलीकरण होता है। इसकी विधि क्या होती है? तनाव से छुटकारा पाने का श्रेष्ठ माध्यम, आप शवासन में मुर्दे की तरह लेट जाएं, दीवार पर सहारे टिक जाएं। शरीर के जो जितने भी घटक है ना वो सब शांत हो जाएंगे, मृत प्राय हो जाएंगे। छोटे बालक जैसा होता है ना, एक पत्ते की नौका पर लेटा हुआ है, हवा के समान मंद मंद गति से अज्ञात दिशा में प्रवाहित, सारी समस्याएं बाधाएं मिट जाती है। मृत्यु का भय मन से निकल जाए, मृत्यु की कल्पना सुखद एहसास है। तनाव थकान मिटाने के लिए शीतलीकरण अवश्य करें, प्रसन्नता दिन भर छाई रहेगी। आसन, जानु शीर्षासन, सर्वांगासन, मकरासन, सूर्य नमस्कार, सुप्त वज्रासन, पवन मुक्तासन, हलासन। शरीर में मन शांत, शीतलता से तनाव का जन्म, रोगों से भी मुक्ति मिलती है। शवासन अभ्यास से मनुष्य विषम से विषम परिस्थिति में तनाव मुक्त रहने की योग्यता विकसित कर सकते हैं। प्राणायाम, नाड़ी शोधन, शीतली, शीतकारी, भ्रामरी प्राणायाम तनाव अज्ञान मिटाता है। षटकर्म शोधन के साथ साथ मन को विकास करने की योग्य क्रिया है। फिर षटकर्म नीति त्राटक, मिर्च मसाले तले भुने, भूख से अधिक खाना, टमाटर, भिंडी, मूली, खीरा, ककड़ी। तनाव दूर कर सामर्थ्य के अनुसार कार्य, हाथ से समय संपदा सोच समझ के उपयोग, रुचियों का बढ़ावा, संगीत, आशावादी दृष्टिकोण, कार्यसूची और प्राथमिकता आधार पर डायरी लिखना, प्रायोरिटी बनाना, तन मन न थकाना और योजना बनाना। उगता डूबता सूरज है ना, गलक, नदी, व्रत, वनस्पति, अनंत आकाश, चंद्रमा देखना और कथनी करने का भेद समाप्त और मौन और प्रार्थना का समावेश। सियाटिक स्नायु तंत्र का गंभीर रोग है। सियाटिक नर्व को प्रभावित करती है। कमर क्षेत्र के नितंब जांघ पैर की ओर से संवेदना करती है। आघात और सूजन से अधिक प्रभावित होती है। कार्यक्षमता को प्रभावित करती है। L3, L4, L5, S1 और S2 के बीच का क्षेत्र नीचे पैर के पिछले हिस्से तक जाता है। अपने स्थान से खिसकने के कारण सियाटिक नर्व पर अनावश्यक दबाव पड़ता है। जांघ में पैर के नीचे हिस्से में तनाव की ओर बढ़ता है। आराम के लिए आप प्लास्टर का प्रयोग कर सकते हैं, दर्द निवारक दवा खा सकते हैं। लकड़ी के तख्त पर हल्का पतला गद्दा डालकर लेटना लाभकारी होता है। लक्षण, दर्द की शुरुआत एकाएक, धीरे धीरे, अत्यंत तीव्र, चुभने वाला, जांघ, पिंडली, एड़ी तक दर्द, रोगी पिंडली में पैर की मांसपेशियों में कमजोरी, कभी कभी दर्द की तीव्र अवस्था में रोगी खड़ा नहीं रहता, रहने की स्थिति आ जाती है। कारण, स्नायु क्षेत्र में किसी प्रकार का संक्रमण, सियाटिक स्नायु के जड़ीय दबाव, ऑस्टियोआर्थराइटिस के कारण, गर्भकाल, पेल्विस क्षेत्र में ट्यूमर, कुर्सी पर एक ही किनारे पर बैठे रहना। देखो, इसमें तीव्र पीड़ा में तो पूरा आराम करना चाहिए, योग का अभ्यास नहीं करना चाहिए। रोगी को बैठने और चलने में सक्षम होना चाहिए। विश्राम के लिए कम गद्दे वाले तख्त का प्रयोग करें। मकरासन, मत्स्य क्रीड़ासन, सर्पासन, अर्धशलभासन, मर्जरी आसन, सरल धनुरासन, सरल चक्रासन, वज्रासन करना चाहिए। शीतलीकरण 15 से 20 मिनट अवश्य करना चाहिए। मत्स्य क्रीड़ासन में करने के बाद आपको विश्राम कर शवासन और निद्रा रोग करना चाहिए। प्राणायाम, नाड़ी शोधन बिना कुंभक के, भ्रामरी, उज्जाई, ध्यान। आहार, सब्जियों का सूप, हल्का रस, अर्ध तरल भोजन, रोटी, दाल, चावल। ठीक है। सुझाव, एक ही स्थिति में कुर्सी पर बैठकर काम नहीं, नीचे से भारी वस्तु झुककर नहीं उठाना, घुटने सावधानीपूर्वक मोड़कर उठाना, कमर पर तनाव न आने देना। दैनिक जीवन में छोटी छोटी सावधानियां, नियमित योग अभ्यास व संतुलित आहार से रोगों में आप दूर रह सकते हैं। बीपी देख लो। हृदय को रक्त में अत्यधिक दबाव के साथ धमनियों में धकेलना पड़ता है क्योंकि धमनियों का लचीलापन आंतरिक छिद्रों के संक्रमण के कारण हो जाता है। तो यही हाई बीपी है। अव्यवस्थित जीवन शैली, आहार विहार, तनाव। फिर है इसके टाइप क्या है? पहला है गुर्दा रक्त नलिका अनुकंपित तंत्रिका तंत्र। दूसरा है सोडियम लवण की असामान्य जमावट। फिर हम मानव अनुवंशिक कारक लक्षण, 8 लक्षण और इसके देखो लक्षण और कारण जान लो। सुबह सिर के पिछले सिर में दर्द होगा, ठीक है। हृदय का तीव्र धड़कना, चिंताग्रस्त, सर का चकराना, शून्य महसूस करना, शारीरिक मानसिक थकान, चिड़चिड़ापन, असहज महसूस, घबराहट, छाती में खिंचावट, याददाश्त में कमी,
बात बात में चिड़चिड़ापन, नाक से खून आना, कारण वंशानुगत, उम्र, धूम्रपान, कोलेस्ट्रॉल, निष्क्रिय जीवनशैली, दुष्परिणाम, हृदय, मस्तिष्क, दृष्टि और गुर्दा, ये सब प्रभावित होता है। रोगी को जब खड़ा किया जाता है ना, तो ये उसका आता है 100 से 60, तो समझ लो लो बीपी है। ये ऐसे ये क्या होता है, जैसे आप बैठे हैं और एकाएक उठ के खड़े हो गए है ना कुर्सी से, तो सर आपका खाली 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 लगेगा, जी मचलाएगा, मूर्छा और बेहोशी हो जाएगी। लक्षण: तुरंत खड़े होकर मूर्छा, सर खालीपन, जी चकराना, उदर के ऊपरी समय क्षीणता, और फिर है मूर्छा और बेहोशी, कारण वैसोगेल द्वारा भय, शरीर प्रकट, भोजन की कमी, गर्म वातावरण में लंबे समय तक उन्होंने तुरंत लेटना। पॉस्चरल: जब सैनिक लंबे समय तक खड़ा रहता है ना, तो एक गिर जाता है, क्योंकि उस समय उसका टेम्परेचर 210 से 110 होता है, मतलब कि हाई बीपी में भी उसका टेम्परेचर लो ही आता है। तो ये क्या होता है, धमनियाँ सख्त, हृदय रोग, रक्त की कमी। डायबिटीज़ मुझे इस बार सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक लग रहा है, डायबिटीज़ का क्वेश्चन आता ही है। 4 से 5 करोड़ लोग इस रोग से पीड़ित हैं, दिनों दिन इनकी संख्या बढ़ती जा रही है। सबसे ज़्यादा मधुमेह पेशेंट हमारे इंडिया में ही हैं, ठीक है। इंसुलिन के कारण ग्लूकोज ब्लड के बाहर निकलने लगता है, पूरे शरीर में ब्लड के माध्यम से पूरे शरीर, हम सभी जानते हैं जो इंसुलिन होता है ना, तो ग्लूकोज ब्लड के माध्यम से पूरे शरीर में जाता है, वह ऊर्जा का संचार करता है, और बिना इंसुलिन नहीं होता तो पैनक्रियास से उचित मात्रा में एक्टिव इंसुलिन ना मिले, तो इसकी वजह से ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ने लगता है, फिर बॉडी में मधुमेह, डायबिटीज़ और शुगर हो जाती है। फिर है अवधारणा। टाइप 1 डायबिटीज़: युवा बच्चा शरीर में इंसुलिन उत्पादन नहीं, प्रतिरक्षा प्रणाली के खिलाफ पैनक्रियास से कोशिका नष्ट हो जाती है। फिर है टाइप 2, तो उम्र दराज लोगों में भी शरीर इंसुलिन को ठीक करने की ठीक से प्रतिक्रिया नहीं देता। तो समझ गए आप, टाइप 1 और टाइप 2 होता है। टाइप 1 तो छोटे बच्चों और युवाओं में होता है, और सेकंड वाला क्या होता है, उम्र दराज लोगों में होता है। फिर है गर्भकालीन ब्लड में शुगर स्तर बढ़ना, परंतु प्रसव के पुण्य बाद सामान्य हो जाना। फिर है लगातार पेशाब आना, ये इसके लक्षण है। आप थक जाओगे, अधिक भूख लगेगी, चक्कर आएगा, उल्टी ज़्यादा आएगी, भूख ज़्यादा लगेगी, धीरे धीरे घाव बढ़ता है, धुंधली दृष्टि होती है, वजन कम हो जाता है, त्वचा संबंधी समस्या इसमें आपको फेस करनी पड़ती है। अब समस्या क्या होती है, एक तो आपका यकृत खराब हो सकता है, हृदय संबंधी, दिल का स्ट्रोक, अंधापन, किडनी फंक्शन बाधित, डायबिटीज़, अल्जाइमर रोग, मस्तिष्क विकार का बढ़ना, नपुंसकता, ठीक है। उसके बाद जैविक कारण: अनियंत्रित एनीमिक जीवनशैली, मीठा भारी चिकना पदार्थ सेवन, गुर्दे से अधिक शुगर, शंकर, मूत्र से बाहर, बार बार मूत्र त्याग, जल की कमी से बार बार प्यास लगना, दुर्बल शरीर, घाव ठीक ना भर पाना। फिर है तनाव से एड्रेनलिन ग्लैंड उत्तेजित, तनाव हार्मोन बढ़ जाता है, अधिक ग्लूकोज से कोशिकाओं के भीतर पहुंचने के लिए अग्नाशय पे दबाव बढ़े, तो मधुमेह के लक्षण प्रकट होते हैं। यौगिक चिकित्सा क्या है इसकी: रोजाना मधुमेह रोगी को ये सही योगाभ्यास करना चाहिए, रक्त में ग्लूकोज को कम करने हेतु इंसुलिन पर निर्भरता से मुक्त हो जाना चाहिए, इंसुलिन बहुत कम मात्रा में आवश्यकता पड़ती है, कुशल योग चिकित्सक के मार्गदर्शन के बाद दर्शन समाचार में लेटकर उदर शोषण, योगासन, चलन, साइकिल चलाना, चक्के चलाना, रस्सी खींचना, उद्राकर्षण, योगासन, पाद संचलन करना चाहिए। आपको ध्यान रखना चाहिए पेट पे जो भी इफेक्ट करे ना, है ना, वो सारे आसन इसमें डालने हैं। उसके बाद है सूर्य नमस्कार करें, शशांक आसन, शशांक भुजंगासन, सर्वांगासन, हलासन, मत्स्यासन, पश्चिमोत्तासन, भुजंगासन, अर्ध मत्स्यासन, शलभासन, धनुरासन, शीतलीकरण 30 से 40 मिनट आपको करना है। हाई बीपी आपका वो भी कम हो जाएगा, हार्मोन भी इस तरफ सही होने लग जाएंगे, हृदय गति, श्वसन दर, ठीक है, और CO2 उत्पादन तो कम। प्राणायाम क्या होता है, नाड़ी शोधन, है ना, भ्रस्त्रिका, भ्रामरी, उज्जाई, कुंभक का अभ्यास करो, तीनों उड्डयन बंद लगाओ, जालंधर बंद लगाओ, इसमें तो ये बंदों का भी बहुत इफेक्ट है। शोधन क्रिया, कपालभाति, कुंजल, लघु शंख, प्रक्षालन, नूली, उड्डयन। फिर ध्यान में आप उपापजय सोहम साधन करो, सावधानियाँ, मीठा, घी, मीठे फल और मैदा, डिब्बाबंद पदार्थ, धूम्रपान, सब चीज़ें बंद कर दो। व्यायाम, आप अपने रक्त की समय समय पर जांच करें, योगाभ्यास पर नियमित भोजन, दिनचर्या, 6 माह में मधुमेह से आपको छुटकारा संभव है। उसके बाद है संधिवात, अर्थराइटिस, शरीर की संधियों की वृद्धि, देखो एक ही डायग्राम है, ये बना देना। नॉर्मल जॉइंट्स में देखो इतना सा गैप होता है, और अर्थराइटिस वाले में इतना ज़्यादा गैप हो जाता है, या फिर वो इस तरीके से फूल के बाहर आ जाती है। तो इसमें होता है अक्यूट। अक्यूट क्या होता है, रोगाणु द्वारा जो विषाक्त पदार्थ है ना, वो रक्त में पाकर संधियों में इकट्ठा कर दर्द करते हैं। फिर ऑस्टियोआर्थराइटिस, मोटे व्यक्ति, गरिष्ठ भोजन, शारीरिक श्रम, वृद्धावस्था के अवसर, कैल्शियम की अधिकता के कारण बहुत जिन्नी होता है, रूटेड महिला में पाया जाता है। भावनात्मक आघात, तीव्र औषधि, तीक्ष्ण संक्रमण, एंटीबॉडीज रोग का कारण क्या ना हो। फिर खान पान की गड़बड़ी हो जाती है ना जब, तो गाउट हो जाता है। प्रोटीन युक्त पदार्थ ज़्यादातर आप खाते हो, मांस मदिरा का सेवन करते हो, तो यूरिक अम्ल नामक पदार्थ उत्पन्न होता है, और गाउट के रोग में यूरिक एसिड की मात्रा पूरे शरीर में फैल जाती है, तो वो गाउट होता है। फिर है कारण और लक्षण: तेल, घी, चर्बीदार पदार्थ जैसे मांस आदि, खाद्य पदार्थ डिब्बाबंद, है ना, चीनी, नमक सेवन। और फिर है मानसिक तनाव, कुंठा, भय, भावनात्मक सुरक्षा, चिंता। और फिर है एक स्थान पर शारीरिक स्थिति में बैठे रहकर काम करने, पैर नहीं तो मेरुदंड, कंधे।
देखो इसमें कुल मिला के बात ये है कि अगर आप ज़्यादा टाइम तक बैठते हो, आपके पैर नीचे की ओर लटके रहते हैं, तो ब्लड का फ्लो सही से नहीं हो पाता, तो वो भी रीज़न होता है ना। आप ऊंची एड़ी के सैंडल जूते पहनते हो तो वो भी घुटनों में प्रॉब्लम कर देते हैं। इस तरीके से लक्षण क्या होते हैं? संधि में दर्द हो जाता है, लचीलापन, गर्माहट, सूजन, संधि मोड़ने में कठिनाई, सुबह शाम पेन, कैल्शियम आदि जमा होने पर खड़ापन, सूजन, दर्द बढ़ जाता है। फिर है रोग के उपचार, खान पान, रोग, दैनिक दिनचर्या, आसन, सूक्ष्म व्यायाम व पवन मुक्त आसन, ताड़ासन, भुजंगासन, अड़चल चक्रासन, विशेष सूर्य नमस्कार करो, शोधन क्रिया, कुंजल करो। कुंजल में क्या होता है? आप उकड़ो होकर बैठ जाओ, 5 से 6 गिलास पानी पियो और फिर दाएं हाथ की मध्यमा और तर्जनी उंगली को जीवा के पीछे दबाओ और सारी आप जो तेजी के साथ है ना पेट की गंदगी है वो मुंह के थ्रू बाहर आ जाएगी। शंख प्रक्षालन, 2 गिलास पानी लो, गुनगुना जल पीकर तो पहले तो ताड़ासन करो तीनों, तो सीधा, फिर तिर्यक ताड़ासन दोनों, फिर कटे चक्रासन, तिर्यक भुजंगासन व ऊर्ध्वाकर्षण व आंत। तो प्राणायाम, नाड़ी शोधन, भस्त्रिका करो, ध्यान व योगी शीतलीकरण, शारीरिक मानसिक तनाव दूर, आहार संबंधी केला छोड़कर आप कोई सा भी फल खा सकते हो, बाजरा, जौ, गेहूं की चपाती, ठीक है ना, गिरदार, सूखे मेवे, शहद करो। वर्जित क्या है? घी, मक्खन, पनीर, मैदा, तिहार और मानसिक तनाव से बचें। अब आप जान लीजिए मिताहार। शरीर स्वस्थ रखता है, शारीरिक मानसिक विकास में सहायक रहता है, इसमें मोटापा नहीं बढ़ता है, आहार नाल स्वस्थ रहती है, ठीक है। फिर है जहाँ पर नौकर चाकर रहते हैं वहाँ पर मिताहार रामबाण इलाज होता है। ये विजातीय द्रव्य को शरीर से बाहर कर देता है, शरीर का निश्चित तापमान बनाए रखता है, ठीक है। तो ये हो गया मिताहार। ऋतुचर्या, समय की एक निश्चित अवधि ऋतु कहलाती है। इसका पालन करने से वात, पित्त, कफ बैलेंस में रहते हैं और जब बॉडी के वात, पित्त, कफ यही बैलेंस में हो जाएंगे तो परिणाम स्वरूप आप स्वस्थ और निरोगी रहेंगे। उसके बाद है परिभाषा, ऋतु के अनुकूल रहने वाले आहार और विहार, ठीक है। उसके बाद है जैसे शिशिर, वसंत और ग्रीष्म, तो जनवरी, फैब, मार्च, अप्रैल, मई, जून, तो ये तो इनके मंथ हो गए। फिर है वर्षा, शरद और हेमंत, तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। शिशिर, वसंत और ग्रीष्म उत्तरायण आदान काल कहलाते हैं और ये विसर्ग वाले दक्षिणायन कहलाते हैं। अब हम कराते हैं ऋतु का परिचय। देखो ऋतु के परिचय में आपको क्या डालना है कि आपको कौन सा आहार प्रयोग में करना चाहिए, कौन सा आहार प्रयोग में नहीं करना चाहिए, कौन सा विहार प्रयोग में लाना चाहिए, कौन सा विहार आपको प्रयोग में नहीं लाना चाहिए, ठीक है। आपको मालिश करनी चाहिए, धूप का सेवन करना चाहिए, है ना। तो वो सारी चीज़ें हम इसमें डिस्कस करते हैं। तो ऋतु परिचय में हम डालते हैं कि आप किस तरीके के आहार का प्रयोग करें। आप आंवला लें, अंगूर का सेवन करें, दूध, गन्ने से बने पदार्थों का सेवन करें, चावल, मूंग, जौ, गेहूँ, मूंग, उड़द, गरम मसाले, नींबू, गरम जल में टमाटर, मेवे, नारियल, लौकी, मेथी, पालक, मूली, आप इन आहार का प्रयोग करें। अब कौन से आहार का प्रयोग हमें नहीं करना चाहिए? अधिक भोजन नहीं करना चाहिए, ज़रूरत से ज़्यादा। अभी हमने पढ़ा था आधा पेट खाली रहना चाहिए, 1/4 में जल रहना चाहिए और आधा, है ना, आधा भोजन करना चाहिए। फिर है अधिक भोजन नहीं करना चाहिए, अधिक वसा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। वसा भी हमने पढ़ा था, जंतु का वसा होता है एक, और एक वैसा वसा होता है, प्रकृति का वसा होता है। फिर है दही व क्षार का, है ना, इसका भी ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा प्रयोग अनुचित माना गया है। तीखा मसाला ज़रूरत से ज़्यादा अनुचित है, डालडा और घी भी ज़्यादा से ज़्यादा अनुचित है। दही व खीरा एक साथ नहीं खाना चाहिए, जहर बन जाता है। अमरूद भी खाली पेट नहीं खाना चाहिए। अब है विहार, हल्के और स्वच्छ, हाँ, हल्के और स्वच्छ वातावरण में हमें घूमना चाहिए और अच्छे और स्वच्छ वस्त्र हमें पहनने चाहिए। उसके बाद चंदन का लेप लगाना चाहिए, जलाशयों में तैरना चाहिए, चंद्रमा की सौम्य किरणों का सेवन करना चाहिए। व्यायाम में तकलीफ, ऐसे दुर्बल व्यक्ति प्राय भ्रमण करें। फिर है विहार ना करें, धूप का अधिक से अधिक रात्रि जागरण, ओस का सेवन, अति मैथुन को, और धूप में नहीं चलते मूंगफली, मक्का, इनके तुरंत बाद जल। उसके बाद है आदर्श ऋतुचर्या, दिनचर्या क्या होनी चाहिए? आप समय से उठे, दैनिक जागरण करें, उसके बाद आप ऊषा पान यानी कि जल का ग्रहण करें, उसके बाद मल त्याग करें, मंजन करें, जीवा शोधन करें, शिरोहम करें, कर्णपूरण करें, शरीर मर्दन करें, पादाभ्यंग करें, स्नान करें, वस्त्र धारण करें, सुगंधित माला धारण करें, आभूषण धारण करें, ठीक है। केश, नख नख कर्तन और पात्राण, छत्रधारण और रात्रिचर्या, इन सब का पालन करें। तो ये आप एक ऋतुचर्या में अच्छा खासा एक मैटर है जो आप लिख सकते हैं। अवसाद क्या होता है? यह एक मानसिक रोग है जाती है
इसमें मन और भावनाएं स्थिर हो जाती है, कार्य करने की क्षमता घट जाती है। लक्षण मानसिक अवस्था, एकाग्रता की कमी हो जाएगी, प्रेरणा की कमी हो जाएगी, खुशी का अभाव, आत्मविश्वास की कमी, निराशावादी दृष्टिकोण, नकारात्मक चिंतन, अपराध बोध, आत्महत्या का विचार, अनियंत्रित नींद, भूख, है ना, मौन और रुचि घटना, ऊर्जा की कमी। फिर है चिंता। शारीरिक लक्षण और मानसिक लक्षण दोनों बता दीजिए, है ना। शारीरिक और मानसिक में सेम जो अवसाद में है ना, वही आपको लिखना है कि है ना, वही है मानसिक अवस्था कैसे हो जाती है, एकाग्रता की कमी, ठीक है, प्रेरणा की कमी, खुशी का अभाव, आत्मविश्वास की कमी, निराशावादी दृष्टिकोण, अपराध बोध, आत्महत्या का विचार, अनियंत्रित नींद, भूख, रुचि घट जाती है, ऊर्जा की कमी, सब डाल दो आप। फिर है कारण। जीवन की जटिल समस्या कई बार ऐसी हो जाती है कि व्यक्ति को बहुत चिंता हो जाती है, ठीक है, उसके अंदर सुरक्षा की भावना आ जाती है, उत्साहहीन जीवन हो जाता है, उसका संबंधों में मनमुटाव हो जाता है, जो पारिवारिक संबंध होते हैं उनमें मनमुटाव हो जाता है, किसी ने कुछ कह दिया, क्या नहीं हुआ उनके, है ना, तो वो एक हमेशा चिंतनीय विषय बन जाता है। मादक द्रव्यों का सेवन करना, फिर वो मादक द्रव्य आपको समय पे नहीं मिल रहे हैं वो सब। फिर है विशिष्ट परिस्थितियाँ, ऐसी कुछ आपके साथ घटना घटित हो गई, कुछ विशेष ही परिस्थितियाँ हो गई वो, तो वो भी चिंता का कारण होता है। चिकित्सा, षटकर्म आप करें, षटकर्म आपको चिंता और अवसाद दोनों से मुक्ति दिला देगा, ठीक है। जो हम करते हैं ना सूत्र नीति और जल नीति, ये बहुत इफेक्टिव है। और फिर है मुद्रा और बंध आप बनाएं, जालंधर बंद हो गया, उड्डयन बंद हो गया, है ना, तो आप बांध बनाएं ये सब। और जो महाबंध होता है, तीनों बंधों का एक संगम होता है, वो बनाएं। प्राकृतिक चिकित्सा और आहार चिकित्सा आप ज़रूर फॉलो करें। फिर है व्याधि। व्याधि आप सब जानते हैं, बीमारी, ठीक है, त्रिविध होती है, आदि भौतिक, आदि दैविक, आध्यात्मिक। आदि भौतिक क्या होती है व्याधि, आगंतुक और बाह्य कारण, जो बाहर से आपको आती है। आदि दैविक होती है कालबलज, जो देव काल स्वभाव से उत्पन्न होती है। फिर आध्यात्मिक, आदि बलज मातृत्व पितृत्व, जो पेरेंटल आती है ना, वो आध्यात्मिक में होती है। फिर है अष्टविद्या परीक्षण व्याधि की। देखो, नाड़ी, मूत्र, मल, जीवा, शब्द, स्पर्श, नेत्र और आकृति, आप इन आठों को देखकर आप व्याधि का परीक्षण कर सकते हो। नाड़ी परीक्षण कैसे करते हैं, ये 3 तरीके से होता है, चिकित्सा, रोगी संबंधी और परीक्षा संबंधी। चिकित्सा, जो चिकित्सक होता है उसको धन का कोई लोभ नहीं होना चाहिए, काम वासना से रहित होना चाहिए, है ना, और स्थिर चित्त तन्मयता होनी चाहिए, मन एकाग्र होना चाहिए। फिर है रोगी संबंधी। रोगी में भूख प्यास से पीड़ित नहीं होना चाहिए वो, और तुरंत व्यायाम के बाद उसका परीक्षण नहीं करना चाहिए, और उसके नहाने के भी तुरंत बाद नाड़ी का परीक्षण नहीं करना चाहिए, ठीक है, और मैथुन करने के तुरंत बाद भी नाड़ी का परीक्षण नहीं करना चाहिए। फिर है परीक्षा संबंधी। वात की नाड़ी, वक्र गति, पित्त मंडूक जैसी और कफ हाथी जैसी। वात, प्राणवायु मूर्धा, उदान वायु कंठ, समान वायु नाभि, व्यान पूरा शरीर, अपान गुदा। पित्त, साधक, पाचक, रंजक, हृदय कोष्ठ, यकृत और प्लीहा, आप ये सब लिख देना इसमें। कफ क्या होता है, बोधक, क्लेदक, तर्पक, श्लेषक। बोधक होता है जीवा पे, क्लेदक होता है अमावस्या पे, तर्पक होता है हृदय पे, श्लेषक होता है संधियों पे। फिर कमर दर्द, यांत्रिक, अयांत्रिक, सूजन से दर्द उठता है और अन्य कारणों से भी दर्द उठता है। तीव्र दर्द से चलना फिरना मुश्किल है, 90% सोने के कारण ही उत्पन्न होता है, ठीक है ना। उसके बाद मांसपेशियों में तनाव आ जाता है, कोई तनावपूर्ण जोड़, गद्देदार कुर्सी पर लंबे समय तक बैठ रहे हो तो आपके पेन हो जाएगा, तीव्र कमर दर्द होगा, गुदा और ब्रोटस ग्रंथि पे इफेक्ट होता है, स्त्रियों की समस्या भी बढ़ जाती है। वजन उठाने में आपको असावधानी होती है, आप अगर ऊंची एड़ी के जूते पहनते हैं, है ना, या फिर आप गद्देदार सोफे पे बैठते हैं, है ना, तो भी आपको कमर दर्द हो सकता है। भावनात्मक आघात से भी कमर दर्द हो जाता है, मोटापे वालों को भी कमर दर्द हो जाता है। आसन मदद से क्रीड़ासन, वज्रासन, उष्ट्रासन, अर्धशलभासन, शलभासन और मेरुवक्रासन। उसके बाद है विटामिन्स। फिर है फॉलिक एसिड। फॉलिक एसिड हम सभी जानते हैं, जो प्रेगनेंसी होती है उसमें महिला और पुरुष दोनों में फॉलिक एसिड का रोल अति अहम होता है। यह अच्छे चलिए फ्रेंड, शुरुआत करते हैं योग व्यायाम स्वास्थ्य। अगर बिल्कुल भी समय नहीं बचा है तो आप यह वीडियो ज़रूर देखें। बहुत ही कम शब्दों में आप इसको एग्ज़ाम में विस्तृत रूप में लिख सकते हैं और मार्क्स आपको अच्छे मिलेंगे। आहार का गुणधर्म। आहार की जो मात्रा भोजन करने वाले की प्रकृति में बाधा ना पहुंचाए और समय पर पच जाए, यही आहार का गुणधर्म होता है। समय पर पच जाए, आप नित्य शारीरिक जो क्षतिपूर्तियाँ होती हैं उसको वो भोजन पूर्ति कर दें, ठीक है, जिसको खाने से आपके शरीर को कोई कष्ट ना पहुँचे, स्वाभाविक भूख से कुछ कम। ठूस कर अधिक आहार का सेवन नहीं करना चाहिए। अमाशय का आधा भाग आहार में, है ना, अमाशय का आधा भाग जितना आप आहार खाते हैं ना, उतना आपको इतना खाना है कि आपके अमावस्या का आधा भाग ही रहे उसमें, चौथाई भाग उसमें पानी रहे और चौथाई हवा के लिए रहे।
क्योंकि जब खाना पचता है तो उसमें थोड़ी गैस भी बनती है और पानी लिक्विड होता है और कुछ ठोस होता है। संतुलित आहार किसे कहते हैं? देखो, ग्लूकोज और फ्रैक्टोज, ठीक है। संतुलित आहार में ग्लूकोज और फ्रैक्टोज भी पाया जाता है। कार्बोहाइड्रेट कौन कौन से होते हैं? मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड, स्टार्च, ग्लाइकोजन और सेल्यूलोज, ठीक है। फिर है प्रोटीन। प्रोटीन दो तरीके के होते हैं, जंतु प्रोटीन और वनस्पति प्रोटीन। जंतु प्रोटीन को फर्स्ट प्रोटीन कहा जाता है, प्राथमिक प्रोटीन भी कहते हैं। मांस, अंडा, दूध, दही, रक्त। वनस्पति प्रोटीन में आता है दाल, ड्राई फ्रूट, अनाज और ग्लूटेन। फिर है वसा, ठोस वसा, घी, मक्खन। और द्रव्य वसा में क्या आता है? तेल। जंतु वसा, दूध, पनीर, घी और अंडे की जर्दी, ये सब जंतु वसा है। उसके बाद वनस्पति वसा है विटामिन ए और डी, सरसों, मूंगफली, नारियल, काजू और बादाम। खनिज लवण में ये 20 प्रकार के होते हैं, कैल्शियम, फास्फोरस, आयरन। इसके अंदर हो गया पोटेशियम, मैग्नीशियम, आयोडीन, गंधक, सल्फर, विटामिन ए, बी, सी और फॉलिक एसिड।